श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान। देखिए, अब हमने पाठ 1 की शुरुआत की थी जिसमें हमने क्लोरोफिल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। देखिए यहाँ पे द्वार कोशिकाएं, रंध्र, पत्ती की काट, द्वार कोशिका और पत्ती आदि सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र जाते हैं कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। देखिए किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यहाँ पे देखिए पत्तियों में क्लोरोफिल देखने को मिलता है, उसके बाद में सौर ऊर्जा हमें देखने को मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, जल एवं खनिज। इस तरीके से ये क्रिया होती है। अब यहाँ पे हम क्रियाकलाप 1 देखते हैं। एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए और एक को अंधकार में 72 घंटों के लिए रख दे तथा दूसरे को सूर्य प्रकाश में रख दीजिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था और अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। उस गमलों को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। आपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक की पत्तियों में भी क्लोरोफिल देखने को मिलता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का, जैसे हमें हरा रंग देखने को मिलता है, प्रच्छादन कर सकते हैं अथवा ढक लेते हैं और इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अपने गीली दीवार पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे यानी अवपंखी कई जैसे पदार्थ देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिनके कारण ये हरे रंग के दिखाई देने लगते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अब भी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप में कार्बोहाइड्रेट का प्रकाश संश्लेषण होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन, नाइट्रोजनिक पदार्थ जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। और पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? यदि याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु पादप यानी पौधों में इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी और यौगिक में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि मृदा में नमी युक्त हमें देखने को मिलता है। और यह विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो किस तरीके से? मतलब विलय द्वारा, विलय के रूप में क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनिक पदार्थ की प्रचुर मात्रा हमें देखने को मिलती है और इन प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजनिक मांग की आपूर्ति हो सकती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। 1.3 पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषण नहीं कर सकते। अब हमने देखा था कि किसमें हमें क्लोरोफिल देखने को मिलता है। ऐसे पादप जिसके अंदर जो क्या हो जाता है, जैसे कि शैवाल, तो उनके रंग में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे हमने दीवारों पर देखा। तो उसी तरीके से शैवाल भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऐसे भी होते हैं पौधे जिनके अंदर हमें क्या, क्लोरोफिल नहीं देखा जा सकता। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित होते हैं, जिसे खाद्य पर निर्मित होते हैं। जैसे कि क्या हो जाता है कि मतलब ऐसे जो पौधे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल हमें देखने को नहीं मिलता, सूर्य प्रकाश की प्रक्रिया द्वारा नहीं बनता, तो ऐसे पौधों को क्या हो जाता है कि दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त होता है, जिन्हें हम विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या
आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये अमरबेल का पादप है, मतलब अमरबेल का पेड़ है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करवाते हैं, अतः परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु, मतलब देखिए किस तरीके से क्या हो जाता है, ये किसी दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं। देखिए आपको यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है, तो किस तरीके से इनकी लंबी लंबी शाखाएं हैं जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं। भी एक प्रकार के परजीवी। आपको इस पर विचार करना चाहिए, अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। तो हमें इन सब चीज़ों पर क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए और इस पर चर्चा भी करनी चाहिए। क्या आपने ऐसे पादप को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, तथा कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़कर खाते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। जो चित्र 1.6 में पादप को देखिए तथा इसे घड़े यानी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है और पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं अथवा अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोम को किस तरीके से पकड़ लेते, देखिए घट के रूप में रूपांतरित। तो पत्ती क्या करती है, ढक लेती है और अंदर क्या करते हैं, ये भोजन के रूप में छोटे छोटे जीव को पकड़कर खा जाते हैं और बीच में फंसा जाते हैं और घड़े में उपस्थित पाचक रस्सी द्वारा कीटों का पचन हो जाता है। तो किस तरीके से रस्सी द्वारा वो अपना खाना अंदर पचा लेते हैं और कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप को कीट भक्षी पादप कहते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आया कि हम कीट भक्षी पादप किसको कहते हैं। वीनस फ्लाइन ट्रॉप तथा संड्यू कीट भक्षी पादप दो उदाहरण हैं जिनके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है? चलिए विद्यार्थियों, आपको यहाँ तक समझ में आया?